हरियाणा चौपाल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश लकी जगवानी। खबरों की शुरुआत करते हैं विस्तार के साथ। टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रचने वाले जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा आज यानी कि 24 दिसंबर को 24 साल के हो चुके हैं। ओलंपिक चैंपियन बनने के बाद यह उनका पहला बर्थडे है। सोशल मीडिया पर नीरज को बधाई देने वालों का तांता लग गया है और यही कारण है कि वे ट्विटर ट्रेंड के टॉप पर पहुंच गए। यूजर्स ने कहा कि महामारी जैसे मुश्किल साल में नीरज ने करोड़ों लोगों के चेहरे पर मुस्कान लाने का काम किया। उन्होंने इतिहास रच दिया। वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ट्वीट करते हुए बधाई दी। मुख्यमंत्री ने ट्वीट में लिखा, बेहद शानदार एथलीट, टोक्यो ओलंपिक के स्वर्ण पदक विजेता, खेल रत्न से सम्मानित हरियाणा के लाल को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि जल्द ही फरीदाबाद की सभी सड़कों को बनाया जाएगा और पिछले 15 से 20 सालों से सारण गांव से आइसर चौक वाली सड़क टूटी पड़ी थी, जिसका आज नारियल फोड़कर शुभारंभ किया गया। इसके अलावा फरीदाबाद की चाहे सेक्टर 12 की सड़कें हों या फिर अन्य टूटी हुई सड़क, सभी को जल्द दुरुस्त किया जाएगा। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेसी उन दिनों को भूल गए जब जेल गए थे। आज ये लोग सुशासन की बात करते हैं, जबकि इनकी सरकारों में भ्रष्टाचार पूरी तरह से व्याप्त रहा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार में दोषियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। इस मौके पर कृष्णपाल गुर्जर के साथ कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा और अन्य नेता मौजूद रहे। लेकिन जब से देश में मोदी जी की सरकार और प्रदेश में मनोहर जी की सरकार आई है, धीरे धीरे फरीदाबाद का चाहे औद्योगिक क्षेत्र हो, रिहायशी क्षेत्र हो, कॉलोनियों का क्षेत्र हो, सारी सबकी सड़कों को दुरुस्त किया जा रहा है। क्योंकि जब सारी सड़कें पूरे फरीदाबाद की खराब थी, ना शहर की सड़कें चलने लायक थी, ना हाईवे की कोई अच्छी सड़कें थी, ना कॉलोनियों की सड़कें अच्छी थी, ना गांवों की सड़कें अच्छी थी। लेकिन पिछले 7 साल में एक एक करके सारी सड़कों को दुरुस्त किया जा रहा है। उसी निमित्त सेक्टर 24, 25, DLF और ये सारण से मुजेसर वाली जो सड़क है, जो पिछले 25 साल से मैंने देखा लोगों ने इस सड़क पर चलना बंद कर दिया था, अब उन सब सड़कों को बनाया जा रहा है। उसी निमित्त HSVP के माध्यम से इस सड़क का आज यहाँ काम शुभारंभ हुआ है और इससे हजारों को नहीं, लाखों लोगों को फायदा प्याली वाली सड़क से और सारण वाली सड़क से। औद्योगिक क्षेत्र को भी फायदा होगा और हमारे NIT विधानसभा के तमाम रहने वाले लोगों को इससे और ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को इससे बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। दावे के साथ कह सकता हूँ कि जब से केंद्र में मोदी जी की सरकार बनी है, हरियाणा में मनोहर जी की सरकार बनी है, और प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। मोदी सरकार पर या मोदी के किसी मंत्री पर, मनोहर जी की सरकार पर या उसके किसी मंत्री पर कोई घोटाले भ्रष्टाचार का आरोप हमारा विरोधी भी नहीं लगा सकता। और ये लोग बोल रहे हैं जिन्होंने घोटालों में, भ्रष्टाचार में जिन्होंने जेलें काटी हैं, जो जेलों में गए हैं और आज भी जिन पर केस चल रहे हैं, और मैं नाम नहीं लेना चाहता, जो लोग बोल रहे हैं उनकी सरकार में उनके कितने मंत्री जेल गए थे, जरा बताएंगे वो, और किस खुशी में गए थे जेल वो। रोड कितने दिन में बने? तो इसलिए जिनके खुद चेहरे कालिक से पुते हों उनको सोच समझकर बोलना चाहिए। और मैं एक बात, इस रोड पे पिछले 30-25 साल से आवागमन बंद हो गया। जिस रोड पे लोग चलेंगे नहीं, जो बिल्कुल बंद हो जाएगा। और ऐसा एक रोड नहीं था फरीदाबाद में, ऐसे अनोखो रोड थे जिन पे 30 साल से लोगों ने आवागमन बंद कर दिया था, वो हमने सब चलाए हैं। तो कब्जे वगैरह हटा के बनाए। तो ये सारे जो अनऑथराइज कब्जे हैं इस रोड पर, ये तो इंडस्ट्रियल एरिया रखता ही नहीं है। जिस तरह सड़क पे कब्जे हो गए सारा, ये तो लगता है तो कुछ स्थलम बस गया है यहाँ पर। तो ये सब हटेंगे, सारे साफ होगा और एक बहुत सुंदर रोड बनेगा।
वहीं हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि अब शनिवार और रविवार सहित छुट्टी वाले दिनों में भी लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाई जाएगी। हरियाणा में 1 जनवरी 2022 से नई गाइडलाइन जारी की गई है, जिसके तहत दोनों डोज ना लगवाने वाले लोगों के सार्वजनिक स्थानों पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। लोगों के लिए वैक्सीन के दोनों डोज लगवाना अनिवार्य रहेगा। प्रदेश में अब तक कोरोना के 295 एक्टिव केस हैं। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि राज्य में 23 दिसंबर 2021 को 2,61,000 लोगों ने कोविड का टीकाकरण कराया, जो कि हर रोज करीब 1.5 लाख के औसत टीकाकरण से 1 लाख ज्यादा है। उन्होंने कहा कि यह हरियाणा सरकार की घोषणा के बाद ऐसा हुआ, क्योंकि घोषणा के अनुसार आगामी 1 जनवरी 2022 से दूसरी डोज ना लगवाने वाले व्यक्ति को किसी भी भीड़भाड़ वाली जगह में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। हरियाणा में एक बार फिर से संक्रमण बढ़ने लगा है। गुरुवार को कोरोना के 46 नए मामले मिले, जिसमें एक्टिव मरीजों की संख्या 295 पर पहुंच गई। वहीं फरीदाबाद में ओमिक्रॉन का एक और मरीज मिलने के बाद प्रदेश में कुल मामलों की संख्या 9 पर पहुंच गई। पहले से गुरुग्राम के 3 व्यक्ति दिल्ली के अस्पतालों में दाखिल हैं और फरीदाबाद के 3 मरीज घरों में होम आइसोलेट हैं। करनाल और पानीपत में एक मामला दस्तक दे चुका है। ओमिक्रॉन को लेकर हरियाणा सरकार की ओर से गाइडलाइन जारी की जा चुकी है। मास्क को अनिवार्य किया गया है, तो साथ ही टीकाकरण पर जोर दिया जा रहा है। डॉक्टर्स का कहना है कि ओमिक्रॉन को लेकर भयभीत होने की जरूरत नहीं और ना ही लोगों को इसको लेकर अफवाह फैलानी चाहिए। अंबाला शहर में चल रहे कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के 44वें यूथ फेस्टिवल के उपलक्ष्य में आज हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर अंबाला पहुंचे। यहां पहुंचने पर शिक्षा मंत्री का स्वागत किया गया। इस अवसर पर उनके साथ अंबाला के विधायक असीम गोयल पहुंचे और यहां पहुंचने पर उन्होंने विद्यार्थियों का उत्साह बढ़ाया। आपको बता दें कि गर्ल्स कॉलेज में कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की ओर से 3 दिवसीय युवा महोत्सव मनाया जा रहा है। 20 से ज्यादा कॉलेजों ने हिस्सा लिया है और बहुत सी प्रतियोगिताएं करवाई जा रही है, जैसे मॉडलिंग, कार्टूनिंग आदि, और इन प्रतियोगिताओं में 2500 से ज्यादा युवाओं ने हिस्सा लिया। इस मौके पर शिक्षा मंत्री ने कहा कि उन्हें ऐसे कार्यक्रमों में आना काफी अच्छा लगता है। विद्यार्थियों का उत्साह बढ़ाना जरूरी है। बात है और ये पूरे यूनिवर्सिटी के 30 कॉलेज हैं जो इसमें भाग ले रहे हैं और उन्हें अपनी कला को दिखाने का अवसर मिलता है। मैं समझता हूँ कि बहुत ही अच्छा है, इससे विकास होता है, एक अच्छा अवसर है। सर 134 को लेकर काफ़ी विवाद चल रहा है, एडमिशन नहीं दे रहे हैं। 134 पे नहीं, एडमिशन तो देने ही होंगे। देखिए, कोर्ट का आदेश है और सरकार का आदेश है, तो सभी संस्कृत तो पाठ्यक्रम में शामिल ही है पहले से ही, लेकिन ऑप्शनल सब्जेक्ट है, जो बच्चे लेना चाहते हैं उनके लिए अवसर है। हरियाणा सरकार में सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने अंत्योदय मेले के सेकंड फेज का रेवाड़ी के बावल में शुभारंभ किया। इस दौरान सहकारिता मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री परिवार उत्थान योजना के तहत सरकार जन सेवा के लक्ष्य के साथ योजनाओं का लाभ जरूरतमंद लोगों तक पहुंचा रही है। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत में समाज के अंतिम व्यक्ति को सरकार की योजनाओं से जोड़ते हुए सीधे तौर पर लाभान्वित किया जा रहा है। तो साथ ही कहा कि मुख्यमंत्री अंत्योदय उत्थान योजना के तहत इन मेलों का आयोजन किया जा रहा है। अब दूसरे चरण में जरूरतमंद लाभ पात्रों को सरकारी योजना का लाभ पहुंचाना सरकार का मुख्य उद्देश्य है। अंत्योदय योजना गरीब जरूरतमंद परिवारों के लिए वरदान साबित हो रही है। किया था और आज जो लोग रह गए थे उनको दोबारा बुलाया गया है और पिछले 29 नवंबर से आज तक काफ़ी अच्छा काम अधिकारियों ने किया है और 175 के करीब केस थे, जिनमें से 23 सैंक्शन हुए ना। 175 सैंक्शन है सर, 23 बैंक। अच्छा, तो 175 केस आए थे, सारे सैंक्शन हो गए और 23 लोगों को बैंक ने स्वीकृत कर दिया है। और इसी तरह से जितने भी हमारे छोटे उद्योग जैसे डेयरी का है, बागवानी का है या कोई टेलरिंग है, कटिंग का है, ये सब तरह के काम इस मेले में आए हैं। और जो माननीय मुख्यमंत्री जी का जो सपना है, जो अंत्योदय।
हरियाणा चौपाल में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। हम यहां पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। राष्ट्र धर्म रात 8 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। डॉक्टर बनकर मरीजों की सेवा करने का सपना देखने वाले विद्यार्थियों में तमाम विद्यार्थी आर्थिक रूप से कमजोर और मध्यम वर्गीय परिवारों से आते हैं। चिकित्सा शिक्षा की महंगी फीस उनमें से कई विद्यार्थियों की राह में रुकावट लाती है और उनके सपने अधूरे ही रह जाते हैं। लेकिन अब ऐसे छात्र छात्राओं के सपनों को साकार करने के लिए उत्तराखंड सरकार ने पढ़ाई की फीस घटाकर छात्र छात्राओं को दी है एक अनोखी सौगात। यही नहीं, प्रदेश सरकार इसी शैक्षणिक सत्र यानी 2021-2022 से MBBS कोर्स की कम की गई फीस की व्यवस्था लागू करने जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अगुवाई में हाल ही में प्रदेश सरकार ने राजकीय मेडिकल कॉलेजों में नॉन बॉन्डेड MBBS कोर्स की फीस 4 लाख रुपए प्रति वर्ष से घटाकर 1,45,000 रुपए प्रति वर्ष निर्धारित की है। प्रदेश सरकार द्वारा जारी शासनादेश के अनुसार घटाई गई फीस को मौजूदा शैक्षणिक सत्र से लागू किया जाएगा। इस कल्याणकारी कदम से प्रदेश के राजकीय मेडिकल कॉलेजों में इस सत्र में एडमिशन लेने वाले विद्यार्थियों के अलावा पहले से अध्ययनरत छात्र छात्राओं को भी बड़ी राहत मिली है। सरकार के इस ऐतिहासिक फैसले के बाद पूरे देश में उत्तराखंड ही एकमात्र ऐसा राज्य बन गया है जहां सबसे कम फीस में होगी MBBS की पढ़ाई। उत्तराखंड सरकार के मजबूत इरादों में है दम। MBBS की महंगी फीस अब हुई आधे से भी कम। विकल्प रहित संकल्प, नए इरादे, युवा सरकार। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANB न्यूज इन चैनल नंबर पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। पलवल में मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के तहत शुक्रवार को नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम में अंत्योदय परिवार उत्थान मेले का आयोजन किया गया। हरियाणा सरकार में अतिरिक्त मुख्य सचिव सुधीर राजपाल ने मेले का निरीक्षण किया। अतिरिक्त मुख्य सचिव सुधीर राजपाल ने कहा कि प्रदेश सरकार की ओर से हर जिले में मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान मेले आयोजित किए जा रहे हैं। पलवल ब्लॉक के तहत शहरी क्षेत्र के ऐसे परिवारों का चयन कर मेले में बुलाया गया जिनकी सालाना आय 1 लाख रुपए से कम है। सरकार का प्रयास है कि जो भी सरकारी योजनाएं चल रही है उन स्कीमों से ऐसे परिवारों को लाभ दिलाया जाए ताकि उनकी सालाना आय 1 लाख रुपए से ज्यादा हो सके। पलवल जिले में 476 लोगों को चिन्हित किया गया जिन्हें सरकारी योजनाओं से जोड़कर बैंक के जरिए ऋण दिया जाएगा ताकि ऐसे परिवार स्वरोजगार अपनाकर आर्थिक आय अर्जित कर सकें। मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना, उसके अंतर्गत इस मेले को यहाँ पर आज पलवल में लगाया गया है, जिसमें के जो म्यूनसिपल एरियाज़ के जो गरीब चिन्हित परिवार थे जिनकी आय 1 लाख रुपए सालाना से कम है, उनको यहाँ बुलाया गया है। और सरकार का यही प्रयास है कि जो भी सरकारी स्कीमें चल रही हैं उन स्कीमों से इनको लाभ दिलाया जाए ताकि इनकी जो आय है उसको कम से कम 1 लाख रुपए से ऊपर ले जाया जा सके। देखिए, मुख्यमंत्री जी ने परिवार उत्थान योजना के तहत सभी प्रदेश के सभी ज़िलों में ऐसे मेले आयोजित करने को कहा है जिसके अंदर जो भी ऐसे परिवार हैं जिनके 1 लाख से कम आमदनी है सालाना,
उनको आइडेंटिफाई करा जाए, उनको आइडेंटिफाई करके मेलों में बुलाया जाए और उनसे पूछा जाए कि वो ऐसा क्या कार्य कर सकते हैं जिससे उनकी आमदनी बढ़ाने में हम मदद कर सकते हैं। ऐसे बेनिफिशरीज हैं जिनको बुलाया है, उनकी काउंसलिंग की जा रही है और उसके बाद कंसर्न डिपार्टमेंट के पास उन्हें भेजकर उनको जो स्कीम हम असाइन कर सकते हैं, जैसे पशुपालन का है तो अगर वो डेयरी लगाना चाहें या फिर बकरी पालना चाहें तो उस तरह की स्कीम्स उनको असाइन करके लोन सैंक्शन करवा के फिर हम उनको। मुख्यमंत्री परिवार उत्थान मेले में आई हूँ। यहाँ मैंने लोन के लिए अप्लाई किया था और मेरा लोन अप्रूव हो गया है और मैं ये चाहती हूँ कि सर आगे भी ऐसी योजनाएं निकालते रहें जो सभी परिवारों को उद्धार। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस पर आज रेवाड़ी के पीआर सेंटर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों के बारे में जागरूक किया गया। नापतोल अधिकारी पीके सांगवान ने उपभोक्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि कोई भी वस्तु खरीदते समय आम आदमी उपभोक्ता है और अगर उपभोक्ता थोड़ी सी सावधानी बरते तो वो कहीं भी धोखा नहीं खा सकता। उन्होंने विस्तार से उपभोक्ताओं के अधिकार और उनके संरक्षण के विषय में बताया। उन्होंने कहा कि अपने अधिकारों की जानकारी न होने के कारण उपभोक्ता अपने आप को ठगा सा महसूस करता है। उपभोक्ता को चाहिए कि वे दुकानदार से कोई भी खाद्य सामग्री या वस्तु खरीदते समय उसकी अच्छी तरह से जांच करें और दुकानदार से बिल जरूर लें। ये राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जा रहा है। इस दिन हम जो भी उपभोक्ता आते हैं उनको हम जागरूकता फैलाते हैं ताकि वो अपने अधिकारों के बारे में जागरूक रहें और अपने जो सुविधाएं मिल रही हैं उनका अच्छे से उनकी सुविधाएं ले सकें। कोई माल ख़राब मिल रहा है, उसकी क्वालिटी नहीं मिल रही है या उसकी जो भी है उसका बिल नहीं मिल रहा है, बिल में जीएसटी नंबर नहीं है या उसका हॉलमार्क नहीं है, आईएस मार्क नहीं है या उस पर एक्सपायरी डेट या मैन्युफैक्चरिंग डेट नहीं है, जो भी इसमें भी कोई भी समस्या रहेगी उसके बारे में शिकायत कर सकता है। हम उसका निदान के लिए जो भी हमारी फॉर्म बनी हुई उसमें हम उसको आगे ले जाएंगे और उसको हल करेंगे। बेसिकली जो है उपभोक्ताओं के संरक्षण के लिए ही मनाया जाता है और इसमें लोगों को अवेयरनेस के लिए जागरूक किया जाता है। और ये कॉन्सेप्ट जो है इसलिए आया था क्योंकि जब कंज्यूमर्स का हनन होने लग गया था तो 1986 में एक एक्ट जो है इम्प्लीमेंट किया गया था। उसके बेस पे ही कि किसी के साथ कोई धोखाधड़ी न हो तो ये एक्ट जो है इम्प्लीमेंट किया गया था। दिवाली पे देख लो। नहीं, मेरे पास कंप्लेंट्स आती है। मैंने वहाँ पे ना रेगुलर लॉकडाउन के अंदर बड़ी एक ज़बरदस्त अभियान चलाया था 3 दिन का और मैं वहाँ पे कोरोना पॉजिटिव भी हो गया था तो वहाँ पे सब चीज़ों को एकदम ठीक कराया गया था। अभी अगर फिर फर्दर कोई अगर आगे आ रही है तो विश्व ये तो आज हमारे उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है 24 दिसंबर का। मैं सबको इसकी बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मेनली जो इसके पीछे ऑब्जेक्टिव था वो था कि हमारा जो उपभोक्ता है, जो भी हम एक मनी पे करते हैं उस चीज़ के लिए उसको क्वालिटी मिले, उचित उसका प्राइस मिले, जो कॉस्ट है उसकी वो ऐसे कोई मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट का शिकार ना हो, क्वालिटी पैरामीटर जो दिए हुए हैं वो मिले, जो जितना वेट होना चाहिए वो मिले। तो इसके बारे में जैसे कंज्यूमर टैक्स पे करता है उस पर नॉर्मली आजकल जीएसटी आ गया, हर एक प्रोडक्ट पे सर्विस पे टैक्स पे करता है तो एटलीस्ट उसको ये पता हो कि वो जो टैक्स दे रहा है वो क्या गवर्नमेंट को जा रहा है, वो ये कहीं उसकी आपकी जो सेलर है उसकी पॉकेट में ही तो नहीं जा रहा। तो ये ज़रूर देखें कि उस पर बिल लें, उससे बिल पे अगर हम जीएसटी एक्ट की बात करें तो बिल के अकॉर्डिंग उस पर 16 इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, 16 एक बिल पे, लेकिन उसका जीएसटी नंबर, उसका एड्रेस कहाँ का है, उसका फ़ोन नंबर, कितनी क्वांटिटी ली है, क्या प्राइस उसने लगाया है। हरियाणा पुलिस बाजारों में अवैध अतिक्रमण को लेकर सख्त रवैया अपना रही है और इसी कड़ी में पुलिस डिवाइडर के साथ बेतरतीब खड़े वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। अंबाला जिले में रोजाना की तरह पुलिस का डंडा जो है वो आज भी अतिक्रमणकारियों पर चलता नजर आया। पुलिस ने सदर बाजार समेत अन्य बाजारों में नगर परिषद की जगह पर अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की, तो साथ ही बाजारों में डिवाइडर किनारे खड़े वाहनों के चालान काटे। अंबाला कैंट सदर थाना के एसएचओ ने कहा कि उनका ये अभियान आगे भी जारी रहेगा। और जिन भी वाहन चालकों ने बड़े बेतरतीब तरीके से अपने वाहन सड़कों के बीच में खड़े किए हुए हैं जिससे कि आम बाजार में आने वाले व्यक्तियों को आवागमन में बाधा उत्पन्न होती है, उनके खिलाफ हमने एक अभियान चलाया हुआ है और ये अभियान हमारा शुरू से ही चला हुआ है। इस अभियान के अंतर्गत हमने पहले सभी दुकानदार भाइयों को व बाजार में आने जाने वाले सभी व्यक्तियों को मुनादी के माध्यम से सूचित किया गया था, परंतु अभी भी कुछ दुकानदार भाई हैं
जो प्रशासन की चेतावनी के बावजूद भी इस प्रकार का कार्य करने से नहीं हट रहे हैं, तो उनका हम निगम के साथ सहायता से उनका सम्मान निगम जो उनकी कार्रवाई बनते उठा रहा है, और जो वाहन सड़कों पे बेतरतीब तरीके से खड़े हैं उनके खिलाफ हम एक्ट के तहत कार्रवाई कर रहे हैं। और ये हमारा चरखी दादरी के लघु सचिवालय में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की ओर से अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया। शुक्रवार को भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का रोष प्रदर्शन लघु सचिवालय से शुरू हुआ, जो कि शहर के मुख्य बाजार से निकाला गया। आपको बता दें, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और हेल्पर की मुख्य मांग है कि उन्हें सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए और 2018 में मुख्यमंत्री के साथ हुए समझौते को लागू किया जाए। इस दौरान आंगनबाड़ी वर्कर प्रधान राजवंती फोगाट ने बताया कि सरकार की ओर से उनकी मांगों पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। इस प्रदर्शन में दादरी से विधायक सोमवीर सांगवान ने पहुंचकर आंगनबाड़ी वर्करों का समर्थन किया और कहा कि आंगनबाड़ी वर्कर की मांगे जायज है, जिसे सरकार को जल्द से जल्द पूरा करना चाहिए। मांगे नहीं मानती है तब तक हम ऐसे रोज प्रदर्शन करेंगे, और फिर भी सरकार जो अल्टीमेट दे रखा है 27 तारीख तक, उस तक भी नहीं मानते 27 तक, तो हम चंडीगढ़ में धरना देकर भूख हड़ताल पे बैठ जाएंगे और हमारी मांगे मनवाते रहेंगे। पिछले 2 साल से लगे हुए हैं, मैं अपने तरफ से पूरा इनका समर्थन, और विधानसभा में एक और जहां चरखी दादरी में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन लगातार जारी है, तो वहीं दादरी के लघु सचिवालय में क्रैशर खुलवाने की मांग को लेकर क्रैशर एसोसिएशन भूख हड़ताल पर है। आज दूसरे दिन भी भूख हड़ताल जारी रही। क्रैशर एसोसिएशन की मांग है कि जल्द से जल्द क्रैशरों को खोला जाए। क्रैशर एसोसिएशन के प्रधान सोमवीर ने बताया कि दिल्ली के पॉल्यूशन के कारण दादरी का क्रैशर जोन बंद किया हुआ है, जो कि गलत है। इस क्रैशर जोन में हजारों परिवार मजदूरी करते हुए अपना परिवार पालते हैं, और उनके सामने अब जो हालात हैं वो बद से बदतर हो चुके हैं। भूख हड़ताल के भाई वैसे भी मरना है, हमने तो वैसे ही मरना है, वो भूखे मरेंगे। इस तरह से भूख हड़ताल पर बैठ के मर जाए, कम से कम सरकार ने तो ये पता चल जाए कि भाई ये क्या कारण है, क्योंकि सरकार की तो आंख बंद कर रखी, उन्हें ये नहीं पता तक ये बंद क्यों कर रखें। सरकार के पास जाए, वो दिल्ली का नाम लेते हैं, दिल्ली वालों को ये नहीं पता कितनी दूरी पर कि उस पॉल्यूशन के चक्कर में हमारे को बंद कर रखा है। हमने इसके बावजूद हमारे बिजली के बिल आ रहे हैं, बंद क्रैशरों के बिजली के बिल आ रहे हैं, जिसके हमने कह दिया भी आप हमारा जो फिक्स चार्ज है उसको तो बंद करो कम से कम। जब आप लाइट भी नहीं दे रहे और बिजली भी नहीं दे रहे, उसके बावजूद आप बिल दे रहे, तो इसलिए हमने पूरी एसोसिएशन ने फैसला किया है कि जब तक लाइट नहीं जुड़ेगी, जब तक वहाँ पर कोई बिजली का बिल नहीं भरेंगे। ये क्रैशर बंद है, लाखों लोग बेरोजगार हैं। दादरी के अंदर कोई रोजगार की चीज़ नाम की चीज़ है तो एकमात्र है क्रैशर, और वो भी सरकार ने बंद कर दी। अब पोल्यूशन ख़त्म भी हो चुका है। माननीय मुख्यमंत्री जैसे मैंने कहा था सेशन के दौरान, अब ये पोल्यूशन की समस्या के कारण जो क्रैशर जोन बंद कर रखा है, लाखों बेरोजगार हो रहे हैं। मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया था कि मैं ऊपर सेंटर में जो। और इसी के साथ ही हरियाणा चौपाल में बस इतना ही। देश और दुनिया के तमाम अहम खबरों के लिए लगातार आप देखते रहिए ANB न्यूज़।